ऐसे शापित कुर्सी की कहानी है जो आज भी मौजूद है एक म्यूज़ियम में, और उस म्यूज़ियम में तमाम चीज़ें रखी हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ ऐसी जगह रखी है कि जो भी उसे देखता है तो पहले तो हैरान होता है और फिर जानना चाहता है कि इसकी कहानी क्या है। आमतौर पर किसी कुर्सी को हम फर्श पर ज़मीन पर ही देखते हैं, ज़मीन पर रखी होती है, जैसे मैं कुर्सी पे इस वक्त बैठा हूँ। लेकिन अगर कोई कुर्सी को किसी को छत से टांग दे, हवा में झूल रही हो, तो अजीब लगेगा देखकर। लेकिन एक म्यूज़ियम है और उस म्यूज़ियम में आज भी एक कुर्सी ज़मीन से ऊपर इतनी ऊंचाई पर टांगी गई है ताकि गलती से भी कोई उस पर बैठ ना जाए, क्योंकि उस कुर्सी को लेकर, उसकी मनहूसियत की कहानी को लेकर ये हर तरफ बात है कि जो भी इस कुर्सी पर बैठा वो जिंदा नहीं बचा, मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि इस कुर्सी पर करीब 4 से 6 लोगों की मौत हुई। कुछ लोग कहते हैं कि ये तादाद 30 या उससे भी ज़्यादा है। कहानी इंग्लैंड की है। कहानी इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर की कहानी है। कहानी वहाँ के एक इलाका है थर्क्स, वहाँ की कहानी है। कहानी 18वीं सदी की है। इंग्लैंड में 2 दोस्त रहा करते थे। दोनों में थोड़ा सा उम्र का फासला था, लेकिन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। एक का नाम था थॉमस बसबी और दूसरे का नाम था डैनियल ऑटी। तो थॉमस और डैनियल ये दोनों दोस्त थे और दोनों एक तरह से छोटे मोटे गैंग चलाते थे। इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, क्राइम व्राइम किया करते थे। नकली करेंसियों का भी इनका धंधा था और ये दोनों वहीं थर्क्स में रहा करते थे। डैनियल और थॉमस, डैनियल जो है उम्र में छोटा था, थॉमस थोड़ा बड़ा था, और दोनों का ये धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों का गैंग बहुत अच्छा चल रहा था। इसी थर्क्स में एक बार हुआ करता था। अक्सर ये दोनों उसी बार में जाते और उस बार में जाकर ड्रिंक किया करते थे। तो दोनों की ज़िंदगी खुशहाल थी। क्राइम की दुनिया इनकी अपनी चमक रही थी। लेकिन इसी दौरान में ये पता चला कि जो डैनियल है उसकी एक बेटी है एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ से उसका दोस्त थॉमस प्यार करता है। अब ये बात डैनियल को थोड़ी अटपटी भी लगी, लेकिन उम्र में दोनों का के गैप था, तो उसे लगा चलो कोई बात नहीं, दोस्त है और मेरी बेटी से प्यार करता है, मैं इसको जानता हूँ। तो खैर उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी इन दोनों की दोस्ती और बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ा। दोनों साथ ही बिजनेस करते, साथ ही क्राइम की दुनिया के अपने धंधे, सब कुछ चल रहा था। 1702 में ये कहानी शुरू होती है। 1702 में डैनियल और थॉमस ये दोनों उसी अपने फेवरेट बार में जाकर ड्रिंक कर रहे थे। अच्छा, उस बार में सालों से ये दोनों जाया करते थे, और वहाँ जब जाते तो जो थॉमस है, थॉमस की वहाँ पे एक फेवरेट चेयर हुआ करती थी, जिस कुर्सी पर वो बैठकर शराब पिया करता था। कई बार ऐसा होता बार में जब ये जाता और कोई दूसरा बंदा उस कुर्सी पे बैठा होता तो उसके ओनर से कहकर वो उसको उठवा देता था। और चूँकि थोड़ा गर्म मिजाज भी था, कई बार लड़ाई झगड़ा किया उसने उस कुर्सी के लिए, उठा देता और फिर उस पर बैठता। और ये बात डैनियल को भी पता थी, उसके दोस्त, कि इस बार की एक कुर्सी और उस कुर्सी के बेहद करीब है ये उसका दोस्त थॉमस। तो उसी कुर्सी पर बैठकर ये हमेशा ड्रिंक किया करता। 1702 में अब एलिजाबेथ के साथ शादी को भी काफ़ी थोड़ा वक्त हो चुका था। इस दौरान में डैनियल और थॉमस दोनों की अभी भी दोस्ती, कारोबार, सब कुछ चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये डैनियल को लग रहा था कि थॉमस उसकी बेटी को तंग करता है, खुश नहीं रखता है एलिजाबेथ को। तो एक दिन उसने उससे कहा कि मैं एलिजाबेथ को अपने साथ वापस ले जाऊंगा तुम्हारे घर से। ये बात थॉमस को बुरी लगी, वो एलिजाबेथ से प्यार करता था। खैर इसी के बाद दोनों एक शाम पहुँचे 1702 में, एग्जैक्ट डेट याद नहीं हो, तब कहीं मेंशन नहीं है, और उसी बार में जाकर शराब पीने लगते हैं। दोनों में झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान में थॉमस उठता है, वॉशरूम जाता है, वापस आता है तो देखता है कि डैनियल उसकी उस फेवरेट चेयर पर बैठा हुआ है, और इससे पहले डैनियल ने कभी ऐसी हरकत नहीं की। लेकिन उस रोज़ लड़ाई के बाद वो उसको चिढ़ाना चाहता था। उसने उससे कहा मेरी कुर्सी से उठ जाओ। डैनियल उठने को तैयार नहीं। दोनों में हाथापाई हो गई। हाथापाई के दौरान ही अचानक थॉमस के हाथों डैनियल का कत्ल हो जाता है, उसी बार में और उसी कुर्सी को लेकर। अब जब कत्ल हुआ तो उस बार में बहुत सारे लोग थे। किसी ने फ़ौरन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके वारदात पर ही थॉमस को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है।
इसके बाद पुलिस की जांच होती है, दोनों के रिश्ते निकलते हैं, पता चलता है कि ये कॉइन्स के, फेक कॉइन्स का दोनों धंधा करते थे और छोटे मोटे और भी इनके क्राइम का, और इनका अपना एक गैंग था। तो अपने ही ससुर डैनियल के कत्ल के इल्ज़ाम में डैनियल का दामाद और उसका दोस्त थॉमस गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस केस तैयार करती है। इसके बाद अदालत में मुकदमे की शुरुआत होती है। अब अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू होती है। तमाम गवाहों सबूतों को देखने के बाद अदालत थॉमस को सजाए मौत सुनाती है। और उस वक्त 1700 ये 2 में हुआ था और 3 में फैसला आया। कहा गया कि फांसी देकर थॉमस की जान ली जाए। तो सजाए मौत, फांसी की सज़ा दी गई। अब तारीख तय हो गई। ऊपरी अदालत और बाकी जगह पे भी वो गया, लेकिन हर जगह पे उसकी मौत की सज़ा बरकरार रही। अब फांसी की तारीख करीब आ गई। अगले दिन फांसी होनी है। उससे पहले वहाँ पे एक कानून, एक दस्तूर है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। थॉमस से भी पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। थॉमस ने हैरान कर दिया सामने खड़े पुलिस वालों को। उसने कहा मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं मरने से पहले उसी बार में जाना चाहता हूँ, उसी थर्क्स बार में, और मैं उसी कुर्सी पर बैठकर लास्ट ड्रिंक लेना चाहता हूँ। अब ये बात तमाम कानून के जानकारों तक पहुँची, लेकिन ये था कि जो भी जायज़ चीज़ें हों वो ख्वाहिश मरने वाले की पूरी की जाए। अब ये नहीं कि अगर वो कहे मुझे छोड़ दो तो वो तो होगा नहीं। तो वहाँ ड्रिंक और ये सारी चीज़ें उनमें था, जो एक सोशल, सामाजिक चीज़ें हैं कि लोग पीते हैं। तो कहा गया इसने और तो कोई बड़ी चीज़ मांगी नहीं है और ये चीज़ उसकी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। तो कहा गया ठीक है। तो पुलिस की कस्टडी में थॉमस को उस थर्क्स के उसके फेवरेट बार में ले जाया जाता है और वहाँ ले जाने के बाद बाकायदा वो उसी कुर्सी पर बैठता है। उस कुर्सी पर बैठने के बाद वो ड्रिंक लेता है और फिर कुर्सी से खड़ा होता है, कुर्सी से विदाई लेता है, लेकिन चलते चलते कहता है कि खबरदार अगर किसी ने हिम्मत की मेरे बाद इस कुर्सी पर बैठने की, वो बचेगा नहीं। अब लोगों को लगा कि यूँ ही बोल रहा है। इतना कहकर वो पुलिस के साथ वापस आता है। नेक्स्ट डे तय वक्त पर थॉमस को फांसी दे दी जाती है। अब उसकी मौत हो गई। अब उसने ये जो बात कही इसने किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, बात आई गई हो गई। अब थोड़ा वक्त बीता। कुछ वक्त बीतने के बाद इधर ये हुआ कि जब ये सारी चीज़ें हुई उस वक्त लोगों को ये बात भी पता चली कि इस बार में कत्ल हुआ है डैनियल का और उसके एक दोस्त ने किया है। तो फिर जो नया मालिक था उस पब, उस बार का, उसने उस बार का नाम ही रख दिया बसबी स्टूप इन, इस बार का। तो अब थॉमस बसबी, जिसको फांसी हुई, जिसने अपने ससुर का कत्ल किया, उसी के नाम पर उसने ये बार रख दिया। और फिर ये धीरे धीरे कहानियाँ आने लगी कि उसने जाने से पहले ऐसे ऐसे धमकी दी थी, फिर लेकिन उसकी फेवरेट कुर्सी की भी कहानी उस वक्त तक सुनाई जाने लगी। और लोगों को जो भी बार में आता तो बताया जाता कि देखो एक कुर्सी है, इस कुर्सी के लिए एक झगड़ा हुआ, झगड़े में एक दामाद ने अपने ससुर का कत्ल किया। तो ये बात लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती, सुनते, मुस्कुराते, पीते चले जाते। तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है। चिमनी साफ करने वाला एक कर्मचारी इस बार में पहुंचता है। वो पहला शिकार था। बार में पहुंचने के बाद वो अपना सफाई वफाई करता है। चूँकि जब सफाई का काम, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बार में उस वक्त लोग नहीं हैं। वो सारी सफाई करने के बाद थक जाता है। उससे कुछ उस वक्त तक याद है नहीं। वो नीचे उतरता है, चारों तरफ सफाई करने के बाद अनजाने में उस कुर्सी पर जा बैठता है जो कुर्सी थॉमस की थी। बैठने के बाद अचानक कुछ लोगों की नज़र पड़ती है बार के बाकी स्टाफ की। वो हैरान हो जाते हैं, अच्छा वो कुर्सी अभी भी वहीं है। लेकिन उस कुर्सी को बार के नए मालिक ने एक शो पीस की तरह रखा हुआ था और उस पर बैठने की इजाज़त किसी को नहीं होती थी, क्योंकि उस कुर्सी की कहानियाँ सुना सुना कर लोगों को बार में बुलाया जाता था। अब जब देखा कि ये बैठ गया और वो बातें उसकी थी कि इस कुर्सी पे जो भी बैठेगा, थॉमस ने कहा था, तो वो मारा जाएगा। तो अचानक लोग बदहवास आते हैं, कहते हैं भैया इस कुर्सी से उठ जाए, ये कुर्सी शापित है, इस पर शाप दे रखा है इसने। तो हंसता हुआ उड़ जाता है और चला जाता है। अगले दिन सुबह उसकी लाश उसी बार से थोड़ी दूर पर सड़क किनारे पड़ी मिलती है।
अब जब ये बात पता चली कि एक चिमनी साफ करने वाला कर्मचारी कुर्सी पर बैठा और उसकी लाश अगले दिन मिली, वो भी रहस्यमयी हालत में, तो सब घबरा गए। बार के ओनर को अब लगा कि जो थॉमस ने कहा था ये उसी का श्राप है। फिर भी उसने कहा कि हो सकता है वाकई कोई एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन इसके बाद फिर अचानक एक के बाद एक ऐसे हादसे होते हैं कि कुछ लोग अनजाने में उस कुर्सी पर बैठते हैं और मारे जाते हैं। उसमें थे 2 पायलट थे वहाँ के रॉयल एयरफोर्स के। वो आते हैं और उस बार में बैठते हैं, किसी का ध्यान नहीं जाता और उसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उन दोनों जो पायलट थे बाद में वो फिर जंग में जाते हैं, दोनों लौट कर नहीं आते, मारे जाते हैं। एक और शख्स आकर बैठता है, अगले दिन उसकी लाश वहीं पे खंबे से लटकी हुई मिलती है। तो ऐसे करते करते 4-5 मौत हो जाती है बहुत कम दिनों के अंदर अंदर। अब बार तब तक एक नए मालिक के हाथ में आ चुका था, ओनर उसका। उसे लगता है कि एक के बाद एक मौत हो रही है और हर मौत का कनेक्शन उस कुर्सी से जुड़ रहा है। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि क्या करें। फिर उसे लोग कहते हैं, उसे बताते हैं, क्योंकि अब वक्त भी बहुत ज़्यादा बीत चुका था थॉमस को मरे हुए, कि तुम्हारे पुराने ओनर से बात करो। पुराने ओनर से वो कांटेक्ट करता है, कहते हैं हाँ वो कुर्सी जो है उस पर किसी को बैठाना मत, वो शो पीस है, उसे कहानियाँ सुनाओ, ग्राहक बुलाओ। वो शापित कुर्सी है क्योंकि वो थॉमस की कुर्सी थी और उसके चक्कर में खून हुआ और उसने जाते जाते ये कहा। अब उसने बताया कि एक के बाद एक इस तरह मौत हो रही है, तो उसने कहा कि फिर उस कुर्सी में कुछ खतरा है। अब उसने संभाला कि नहीं भाई इस कुर्सी पे कोई ना बैठे, लेकिन जो लोग आए उस कुर्सी के बारे में बात करें। इस दौरान में एक महिला आई और वो महिला उस दिन सफाई कर रही थी और सफाई करके जब वो थक गई उस कुर्सी पर बैठ गई। और ये ओनर अभी बाकी सबसे बात कर रहा है और ये सारी चीज़ें देख रहा है। उस महिला की कुछ घंटे के बाद ही रहस्यमय हालत में मौत हो गई। जब उस महिला की मौत हुई तब इस बार के मालिक को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो घबरा गया, डर गया। उसने फ़ौरन अपने मुलाजिमों को बुलाया और कहा कि इस कुर्सी को उठाकर बेसमेंट में कबाड़ में ले जाकर रख दो। मुलाजिम आए और उन्होंने उस कुर्सी को उठाया और बेसमेंट में ले जाकर रख दिया। अब बाकी सब ग्राहक आते थे, बार पीते ड्रिंक करते चले जाते। एक दिन कुछ सामान ऑर्डर किया था बार के ओनर ने। वो डिलीवरी बॉय एक पहुंचा और वो सामान लेकर, उससे कहा गया कि जाकर वो बेसमेंट में सामान रख दो। अब वो कई राउंड में सामान बाहर से उतारता, उठाता, बेसमेंट में रखता, फिर वापस आता, दूसरी खेप लेता, फिर अंदर जाता। इस आने जाने के चक्कर में वो थक गया। एक बार एक सामान लेकर आया तो थक गया, तो उसने देखा कि यार इतनी खूबसूरत कुर्सी यहाँ पे पड़ी हुई है, थकान हो रही है, चलो थोड़ा सुस्ता लूँ। वो उस कुर्सी पर बैठ गया, उससे उस कुर्सी के बारे में कुछ पता नहीं। बैठा, उठा, सामान रखा, गया। शाम को उसकी भी मौत हो गई, बिल्कुल ठीक ठाक। अब जब ये बात बार ओनर को पता चली तो उसने पता किया तो पता चला कि वो नीचे बेसमेंट में बार बार जा रहा था और वहाँ वो कुर्सी पर बैठा था। अब बार ओनर को यकीन हो गया कि इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ है और ये जो है एक शापित कुर्सी है। उसने फ़ौरन अपने एक वहीं पे, ये करीब लंदन से 250 मील की दूरी पर है ये इलाका, जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, थक्स के म्यूज़ियम को कांटेक्ट किया और कहा कि हमारे पास एक कुर्सी है और उस कुर्सी के साथ ये श्राप जुड़ा हुआ है कि इस पर जो भी बैठता है मर जाता है। मैं इस कुर्सी को अब रखना नहीं चाहता हूँ, तो मैं इस कुर्सी को म्यूज़ियम को दान देना चाहता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि इस कुर्सी को आप ज़मीन से ऊपर रखेंगे ताकि गलती से भी कोई इस पर बैठ ना जाए। म्यूज़ियम वालों ने को तो ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन उन्हें इन चीज़ों पे भरोसा भी नहीं होता है। तो इसी थक्स म्यूज़ियम ने फिर कहा कि ठीक है, हमें ये शर्त मंजूर है। और उसके बाद म्यूज़ियम में इस कुर्सी को भेजा गया इससे हिफाजत के साथ कि कोई इस पर बैठे नहीं। और म्यूज़ियम वालों ने फिर उस कुर्सी को ज़मीन से 5 फीट ऊपर हवा में टांग दिया। और टांगने के बाद अब वो लोगों के लिए खुल गया और बताया गया कि ये कुर्सी कैसे एक शापित कुर्सी है जिस पे जो भी बैठा वो मारा गया। तो 1978 में 1978 में ये कुर्सी थक्स म्यूज़ियम को दान में दी गई, इस शर्त के साथ उसके मालिक ने कि इस पर कोई बैठेगा नहीं। करीब 300 साल हो गए। 300 साल जब ये कहानी शुरू हुई थी, 1702 की बात है। ये कुर्सी आज भी सलामत है, इसी थक्स के म्यूज़ियम में है। लंदन से 250 माइल्स की दूरी पर है। बहुत सारे हमारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर वहाँ पे रहते भी हैं, तो वो बेहतर और जाकर एक बार पता भी कर सकते हैं। मैंने लेकिन पता किया, उन्होंने कहा है। तो इस थक्स म्यूज़ियम में
ये एक कुर्सी जिसे मौत की भी कुर्सी कहते हैं, आज भी रखी हुई है। और लास्ट 300 ईयर्स, 300 साल से ये कुर्सी यूं ही है, इस पे कोई बैठा नहीं है। और कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे श्रापित, सबसे मनहूस और एक तरह से मौत बांटने वाली कुर्सी है। तो आज की कहानी में इतना ही। 2022 की आखिरी कहानी थी ये। 2022 में 365 दिन होते हैं, बीच में कुछ दिन में मतलब ज़्यादा तो नहीं, शायद बहुत कम, एक आध 2-4 मौके ऐसे होंगे जब मैं गायब रहा, वरना पूरी पाबंदी के साथ मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों को कहानी सुनाऊं। और बहुत सारे वरना मेल आ जाते हैं, और आपने इतने प्यार से सुना भी, हौसला भी बढ़ाया। जहाँ गलतियाँ की आपने उस तरफ इशारा भी किया, जहाँ अच्छी कहानियाँ सुनाई आपने तारीफ़ भी की, एक फैमिली मेम्बर का प्यार भी दिया। बहुत सारे इस कहानियों के वजह से नए नए रिश्ते भी बने, भाई बहन। आज ही मुझे पता चला कि एक 93 ईयर ओल्ड लेडी हैं और वो कहानी सुनती हैं, और उनसे मुझे बात भी करनी है। तो शायद आज ही मेरी बात हो। तो मुझे ये इतना सारा प्यार आप लोगों का जो मिलता है, उससे फिर जिम्मेदारी का एहसास बढ़ जाता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मूड नहीं है कहानी सुनाने का या उस तरीके से बोलने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिल से निकलती हैं। लेकिन फिर एहसास होता है कि नहीं, बहुत सारे लोगों के फिर मेल आने शुरू हो जाएंगे, तो ना होते हुए भी, ना चाहते हुए भी कई बार कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा कभी कभार होता है, हर इंसान का कई बार मूड स्विंग होता है। कई बार आप अच्छे मूड में होते हैं, कई बार काम का कुछ प्रेशर होता है, कई बार कुछ और होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कोशिश यही होती है कि ये कहानी का सिलसिला लगातार यूँ ही चलता रहे, क्योंकि उसकी चोच भी काफ़ी लंबी होती है, तो और इंसानों से उनको लगाव ज़्यादा होता नहीं। तो गए उसके पास, फिर कोशिश करके उसको अपने घर ले आए। घर लाने के बाद फिर जैसे गांव में मुर्गियों का या बकरियों का पैर टूट जाता है तो गांव में देसी तरीके से इलाज होता है, तो वैसे हमने उसका इलाज चालू किया। धीरे धीरे करते करते वो 2 महीने में लगभग ठीक हो गया एकदम। 2 महीने लगे उसको ठीक होने में। तो ये पैर के किस हिस्से में चोट लगी थी इसको? पैर के निचले हिस्से में चोट लगी थी, जो घुटना होता है उसके थोड़ा सा नीचे। तो उसके बाद आपके साथ आप रहना? जी, वो एकदम ठीक हो गया। तो जब जैसे सारस जो होता है, वो जैसे एरोप्लेन होता है, पहले रनवे पे दौड़ता है उसके बाद उड़ता है, उसे सारस के उसी तरह है, पहले दौड़ता है उसके बाद उड़ता है। तो जब उसका पैर ठीक हो गया, जब एकदम बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, तो उसके बाद जब पहले दिन वो उड़ा तो उड़ के चला गया। तो हमने सोचा कि अब ये चला गया, अब नहीं वापस आएगा। पर शाम को क्या होता है, शाम को लगभग 5 बजे के समय वो फिर वापस आ जाता है घर पे। रात भर रहता है और फिर सुबह चला जाता है। तो ऐसा उसका रोज का हो गया धीरे धीरे कि हाँ, चला गया वापस आ गया। तो इस तरह से एक रूटीन बन जाता है। जी। तो जब हमने देखा अच्छा जाता कहाँ है, पता लगाया, उसको ढूंढना चालू किया, देखा जहाँ ढेर सारे सारस रहते हैं गांव में, जब तालाब के किनारे या जब खेतों में धानों के, तो वहाँ जाता था और सब सारस के साथ रहता था। शाम होते थे तो वो लोग जो उसके और दोस्त थे अपने घर जाते थे। ये अपने घर आता था, आपके घर आता था। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इस बीच में जैसे क्या आपके साथ लगभग 2 महीने के आसपास वो रहता है, तो आप उसे क्या खिलाते थे, क्या ऐसा करते थे कि उसे इतना लगाव हो गया आपसे? 2 महीने तो जब चोटिल था तब था, वो टोटल मेरे साथ 15 महीने रहा। 15 महीने रहा। और 15 महीनों के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मार्केट गया हुआ था। हमारे यहाँ से एक मार्केट पड़ता है जो अब जिला मुख्यालय है गौरीगंज, तो वहाँ मैं गया हुआ था, जो हमारे यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर है। तो वो उस दिन वो मेरे साथ ही गया हुआ था 15 किलोमीटर में बाइक से। वो मेरे मतलब आप बाइक चला रहे हैं और वो पीछे उड़ रहे हैं? जी पीछे तो ये वीडियो तो वायरल भी हुआ था? जी वही वीडियो वायरल हुआ था। तो कोई न्यूज वाले चैनल वाले भैया थे एक, तो 4 व्हीलर से एक क्लिप हमारी बना लिए, लगभग 10-15 सेकंड के, 20 सेकंड की ज़्यादा। तो वही क्लिप उन्होंने अपने न्यूज चैनल पर डाली, वही वायरल हुआ था। तो वीडियो वाकई बहुत इतना इमोशनल करने वाला था जी कि मैं भी वैसे पक्षियों से और जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ और पेड़ पौधों से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मेरी ये बदकिस्मती है कि अभी तक कोई भी ऐसा पक्षी जो मेरे साथ चल सके, मेरे साथ रह सके। हालांकि डोगी है हमारा जो, वो मेरी फिक्र करता है, लेकिन इस तरह से किसी पक्षी ने कभी नहीं किया। तो ये वाकई अपना अपने बड़ा अद्भुत था। तो जैसे वीडियो वायरल हो गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ? वीडियो वायरल हुआ तो जैसे शाम को उन्होंने वीडियो अपलोड किया, तो रात में जब वायरल हुआ, पता नहीं 1 घंटे में 1.5 घंटे में 10 मिलियन की 20 मिलियन 10 मिलियन जी 10-20 मिलियन कुछ ऐसा व्यूज गया उस पर। तो जब सुबह सो के उठे तो बहुत ढेर सारे न्यूज चैनल वाले हमारे घर पे आ चुके थे। उधर वो वायरल हुआ है। उन्हें कैसे पता चला कि आप भी वो आरिफ हैं?
जिन्होंने सारस की हेल्प की है? नहीं, वो जो वीडियो ऐसा जब उन्होंने बनाया था तो एक लोग हमारे यहाँ बोर्ड लगा, जैसे स्कूल का बोर्ड है। अच्छा, वो गांव का नाम गांव कुछ का नाम ऐसा आ चुका है? स्कूल का बोर्ड से वीडियो में था, तो लोग पढ़ पढ़ के जानकारी ले लेके आसपास के जो न्यूज चैनल वाले थे हमारे जिले के, वो लोग आ गए। तो हमको पता नहीं था कि वीडियो वायरल हो गया है वो। तो उन्होंने बताया आपकी वीडियो ऐसे ऐसे वायरल हो गई है, तो वही सब पूछ रहे थे कैसे क्या हुआ, कितने दिन रखा। तो ऐसे फिर चलता रहा, लगभग इंटरव्यू चलते रहे 45 से 46 दिन तक इंटरव्यू लगातार चले। उसके बाद फिर एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जी। फिर वो शायद बीबीसी पे न्यूज़ देखे थे हमारी सारस वाली, तो उनको भी लगाव है। अच्छा, बीबीसी की टीम आई होगी? जी। अच्छा, बीबीसी की टीम आई थी, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। बाकी न्यूज़ चैनल वाले तो जितने भी हैं अपने इंडिया में, शायद लगभग सारे चैनल वाले आए थे। सबने इंटरव्यू किया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा था वहाँ पे, तो आए शायद वो 5 मार्च था जब आए थे वो। 5 मार्च को वो घर आए, सारस से मिले और लोगों से, जो आसपास के लोग हैं सब लोगों से मिले। मिलने के बाद जो है फिर वो चले गए। उनके जाने के लगभग 5 से या 7 दिन बाद या 15 दिन बाद फिर वन विभाग की टीम जाती है, उसको आपके घर आती है वन विभाग की टीम कि ये सारस आपने क्यों पाला हुआ है? जी। ये प्रतिबंधित है, जो भी अपनी कानून की भाषा होती है इस हिसाब से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और उसके पहले भी वन विभाग की टीम आती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहती थी। उनको पता था, जैसे वन विभाग वाले आए उसके बाद उसको देखे कि ना इसको बंद किए हैं ना कैद किए हैं, स्वयं अपनी इच्छा से रह रहा है। कभी वन विभाग आते तो पास वाले खेत में रहता है, तो कभी रोड पे जैसे अपन घूमा करता है, तो वैसे वो घूमता रहता है। तो वन विभाग वालों को कोई खास दिक्कत नहीं, वो अपने उच्च अधिकारियों को फोटो क्लिप करके कि सर जो खबर आती है आपके पास कि बंद किए हुए हैं, पकड़े, सब झूठ है, ये देखिए आपके पास वीडियो भेज रहे हैं। पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद फिर सीधा टीम जाती है लखनऊ से, उसको तुरंत। फोटो में देख रहा था किस तरह से उसने पंख फैलाए हुए हैं। जी। आप और ये अखिलेश यादव जी एकदम उसके बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं। जी। और फिर तो पता नहीं किस किस को क्या क्या हुआ। जी। और वन विभाग की टीम आती है, फिर उसको ले जाती है। जी ले जाती। तो जब लेके जा रही थी तब तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी थे उस वक्त, भावुक थे, और आपसे कहीं ज्यादा वो पक्षी भावुक था। वो पक्षी में से ये सारस क्या मादा थी या नर था, यानी कि लेडीज या जेंट्स? नहीं, लेडीज थी। ये कैसे पता चला आपको लेडीज? ये जहाँ इस समय चिड़ियाघर में है, वहाँ से उन लोगों ने डीएनए टेस्ट उसका कराया। मुंबई से, तो पेपर में भी निकला हुआ था। अच्छा, मतलब सरकार की तरफ से ही उसका डीएनए टेस्ट कराया गया पता करने के लिए, तो वो लेडीज निकली। वैसे इस्लाम धर्म में तो मानते नहीं है कि पूर्व जन्म नहीं माना जाता। तो ऐसा तो नहीं कि ये पूर्व जन्म में आप कुछ रहे हो और ये आपकी प्रेमिका रहे हो? हाँ, अब अपने धर्म में तो नहीं माना जाता फिलहाल। हो सकता है वो होने तो कुछ भी हो सकता है। और जैसे कोई भी लड़की जब मेरे पास आती थी तो वो लड़कियों को मेरे पास नहीं आने देता था। लड़कियों को नहीं आने देता? नहीं, फिर तो पक्का कह सकते हैं कि वो आपकी पूर्व जन्म की कुछ ना कुछ लड़कियों को मेरे पास नहीं आने देता था। बहुत ढेर सारे वीडियो आए हैं लड़कियों के साथ। जैसे हम खड़े हैं, कोई लड़की हमारे बगल में आके खड़े, तुरंत उसको काटने दौड़ता था, जब तक वो काटता रहे जब तक वो हट नहीं जाती। और लड़का मतलब कोई भी आए, चाहे मेरे कंधे पे हाथ रखे मेरे पास खड़े, कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ नहीं बोलता था। कमाल है। वैसे ये बिल्कुल भी ऐसी लग रहा है जैसे बिल्कुल भी यकीन ना करने वाली बात। लेकिन जैसे इस्लाम धर्म की अगर हम कहें तो वो पूर्व जन्म को बिल्कुल नहीं मानते, और अगर हिंदू धर्म की हम बात करें तो वो जन्मों को मानते हैं कि इंसान का ये कई सारी योनियां प्राप्त करने के बाद तब इंसान का जन्म होता है। और ऐसे ही ये जो रहा है, हम जन्म को छोड़ें, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उसको प्यार दिया, दुलार दिया, उसकी सेवा की, और सेवा करने के बाद उस सारस को इतना लगा कि हाँ यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, तो हो सकता है कि इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा लगाव हो गया हो। और मादा थी तो मादा की वजह से हो सकता है कुछ ना कुछ इस तरह की बात है। लेकिन जब आप से वो चला जाता है तो फिर जाने के बाद फिर आपने कोशिश नहीं की उसे लाने की? नहीं, कोशिश हमने की। तो पहले वहाँ पे बताया गया कि इसको क्वारंटीन किया गया है 15 दिन के लिए। ठीक है। 15 दिन बाद इसको आज़ाद कर दिया जाएगा। या जिस ज़िले में ज़्यादा सारस हो गया, तो पंछी विहार में जहाँ आज़ादी से रह सकते हैं तो वहाँ इसको छोड़ दिया जाएगा। पर ऐसा कुछ किया नहीं उन लोगों ने। कानपुर के एक छोटे से बाड़े में पहले बंद था काफ़ी दिन तक, उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा बंद करके उसमें कर दिया गया। कुल मिला के उसको भी बंद ही कर रखा है, आज़ाद नहीं किया। एक बात है, जैसे वो वीडियो वायरल होता है, मैं देख रहा था कि आप जाली के इस पार हैं, वो जाली के उस पार है। जी। और ये इस पार उस पार होने के बावजूद भी वो तड़प रहा है, वो नाच रहा है, आप उससे कुछ इशारा कर रहे हैं, आपने उसे हाथ दिया तो उसने आपके हाथ को भी पूरा उसने मुंह में ले लिया है। ये सब होने के बावजूद भी जब ये वीडियो वायरल होता है तो जिन लोगों ने उस पर रोक लगाई थी, जिन लोगों ने आप लोगों को मिलने से रोका था कि आप अलग कर दिए, तो क्या वो बिल्कुल भी उनके दिमाग में मतलब नहीं आया, भावुक नहीं हुए कि यार ये एक पक्षी है, बोल नहीं सकता,
इशारे तो हम लोग समझ सकते हैं, तो फिर भी उन्होंने आपको नहीं दिया उसे कि अब वो लोग पता नहीं कैसे लोग हैं, उनके दिल में मोहब्बत नाम का कोई वो नहीं है। ये कैसे मुमकिन होगा कि वो आपसे फिर मिले, मुलाकात करें? वो तो आपसे बहुत तड़पता होगा। आप तो इंसान हैं, आपका बच्चे भी हैं, आपकी बीवी है, आपके परिवार के लोग हैं, आप मुझसे मिल रहे हैं, आप किसी दूसरे से मिलते होंगे, आप कहीं जाते होंगे, लेकिन एक ही जगह बंद वो उसे, तो आपने किसी कोर्ट वोर्ट में जाके कुछ अपील नहीं की इस बात पर? नहीं, कोर्ट में अपील नहीं की जैसे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अरे हाँ, वो एक चील भी तो आपकी जिंदगी में आई थी। चील कैसे आई? चील ऐसे आई जैसे सारस के जाने के बाद एक एनजीओ हमने बनाया, आरिफ सारस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट है, तो उसके तहत हम काम करते हैं। जो भी होता है, कुछ नंबर पब्लिक किए हुए हैं, कहीं भी कोई पंछी चोटिल होता है तो हमारे पास कॉल आता है, हमारी टीम जो उसको रेस्क्यू करके लाती है, और रेस्क्यू करने के बाद उसका पहले तो इलाज हम घर में किए थे, पर जब से सारस वाला हुआ, अब सरकारी अस्पताल से वो कराते हैं इलाज उसका हम। चील की बताओ, मैंने सुना चील को भी लेके हाँ, तो उसके बाद चील को हम ले आए, जब चील मिला था हमको, उसके बाद ले आए उसको, लगभग 2 महीने तक वो बाइक से कोई टकरा गई थी। तो बाइक या ट्रक से कहीं टकराई होगी, तो उसको लाने के घर बाद 2 महीने तक उसका इलाज किया। इलाज करने के बाद जब वो ठीक हो गया, तो वो भी साथ ही रहने लगा। और फिर उसको, हम घर पे थे नहीं उस दिन, कोई टीम आई वन विभाग की, फिर उसको भी ले गई, और ले जाने के बाद पता नहीं उन लोगों ने छोड़ दिया, बंद तो कहीं नहीं। वन विभाग वाले ऐसे लगते हैं अमरीशपुरी हो एकदम। नहीं, हम तुम्हें मिलने नहीं देंगे। जी जी जी, जैसे पुरानी पिक्चर में करते थे। हाँ, वो DDLG, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। कभी ऐसा आके किसी दिन आके कहें जी, उससे सारस से जी, नाम रखा था आपने उससे? कुछ नहीं, नाम नहीं रखा, क्योंकि जितना बड़ा था इतना ही बड़ा हमको मिला था। अगर बचपन से पाले होते तो नाम हम उसका रखते, वो जितना बड़ा था इतना ही बड़ा था। ये जमाना तुम्हें उससे मिलने नहीं देगा। जी जी जी। तो यार, ये तो बाकी, तो इसके अलावा और कोई पक्षी वक्षी नहीं, अब अभी तो पक्षी नहीं है, बाकी उसी अपने जो ट्रस्ट के तहत हम थोड़ा बोला, जैसे अब तो वैसे भी नहीं पाल सकते, वन विभाग की टीम आ जाएगी। वन विभाग की टीम इस समय कबूतर भी नहीं पाल सकते। कबूतर भी नहीं पाल सकते। वन विभाग वालों, मैं तुम्हारा आवाज जोड़ रहा हूँ, प्लीज भैया कबूतर तो पाल ले तो कम से कम यार, ऐसा तो मत करिए कि कबूतर भी आपने रोक दिए। लोग घरों में कबूतर पालते हैं। खैर, मैं आपसे एक बात कहूँगा। जी जी। मैंने अपने घर पर बहुत सारे घोंसले लगाए हुए हैं, तो आप घर में ना पाल के बाहर पालिए। ये तो पक्षी हैं, और इनके लिए दाना पानी का इंतजाम करेंगे तो ये तो बहुत सारे खुश होंगे। नहीं, वो दाना पानी अभी तो इसी जगह पर एक बार दिखाओ, अगर सूरज ज़्यादा परेशान ना करे तो जहाँ पर ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं अभी आपको, यहाँ पर बहुत सारे कौवे थे। तो कौवे की आवाज़ निकाल रहा था एक आदमी, और यहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा कौवे इकट्ठे हुए, और उसकी आवाज़ पे वो नाच रहे हैं ऐसी। तो ये कुछ लोगों के अंदर होता है, और आपके अंदर कुदरत ने कुछ ऐसा वो दिया है। अगर देखा जाए तो कुछ लोग तो आपको ऐसे जादू टोना टोटका करने वाले कहने लगे होंगे। कहते थे क्या कुछ? नहीं, ऐसे कहते, कुछ लोग बोलते हैं झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। होते हैं ऐसे कुछ लोग कहने वाले। तो किसी मौलाना से ताबीज करा के लाके दे दो, या किसी पंडित जी से कहा कि भाई मंत्री जी पढ़ के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ताबीज अभी ना जो था, सब ऊपर वाले को से सब नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं उनको कुछ सिखाता हूँ, ना कुछ बताता हूँ। बस जो इंसानियत का धर्म होता है, एक जैसे चोटिल है, कुछ भी है, अपने हमसे जो हो सकता है उसकी मदद करते हैं, और अपने पास ही रखते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। पब्लिक से भी कुछ कहो कि ये इसी तरह से जैसे आपने वो किया, तो ये तो खैर आपका पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और वो भी इतना अद्भुत, अकल्पनीय हो गया है, अद्वितीय हो गया है कि दूसरा शायद ही कभी हो पाएगा ऐसा। आप बता दीजिए कि अगर आपके साथ में कोई ऐसा पक्षी मिलता है जो घायल हो, चोटिल हो, जानवर हो, तो आप किस तरह से उसकी मदद करें, जिससे क्या? तो हम जो देख रहे हैं लोग, उनसे यही कहना चाहेंगे, जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, मान लो वो बोल नहीं सकते, पर उनको दर्द को आप महसूस किया जा सकता है। तो आप लोग भी, जैसे हमने एक सारस की ज़िंदगी बचाई, तो ऊपर वाले के उससे इतना नाम हुआ, तो ये आपका भी नाम हो सकता है। बस किसी बेजुबान की आप रक्षा कीजिए, उसकी मदद कीजिए, ऊपर वाला एक ना एक दिन आपकी ज़रूर सुनेगा। ये वीडियो अगर वन विभाग देख रहा हो, वन विभाग के कोई भी बड़े से बड़ा ऑफिसर या छोटा सा ऑफिसर देख रहा हो, तो मैं अपने तरफ से ये अपील करूँगा कि कम से कम आप जैसे बीच बीच में मिलने दिया करते थे, तो आरिफ भाई को सारस से मिलने दिया जाए, क्योंकि वो सारस तड़पता होगा, याद करता होगा। और ये कहावत है, कहा जाता है कि सारस शायद किसी के साथ एक ही बार अपना जोड़ा बनाता है, बिल्कुल, और इसके अलावा जोड़ा बनाता ही नहीं है कभी किसी दूसरे के साथ। तो उन्होंने जोड़ा अगर बनाया होगा मन ही मन में, तो वो आरिफ से उन्होंने मोहब्बत की और जोड़ा बन गया।
और तुमने उस जोड़े को बिछे मतलब बिल्कुल अलग कर दिया है। ये तो हंसी मजाक की बात भी होगी, लेकिन ये बात सच है कि प्लीज़ इन्हें आरिफ भाई को मिलाने दिए जाए, मिल के बीच में आ जाएंगे। और क्या, जैसे कि आम आदमी मिलते हैं, कितने सारे लोग। वो बहुत पतला हो गया। हाँ। जब मेरे पास था तो वेट उसका काफ़ी ज़्यादा था। इस समय मतलब वो वहाँ पे लोग हैं जो वीडियो हमको भेजते रहते हैं, तमाम यूट्यूबर लोग वहाँ जाते हैं, वीडियो बना बना के भेजते रहते हैं हमको। तो काफ़ी पतला हो गया, क्योंकि जब मेरे यहाँ था तो वो घर का खाना खाता था, दाल सब्जी रोटी अंडा ये सब खाता था। अब वहाँ उसको घास फूस जो उसका नेचुरल होता है वही उसको दिया जा रहा है, तो इसलिए वो बहुत पतला हो गया है। कुछ तो रहम खाओ, कुछ तो तरस खाओ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मुझे आरिफ भाई से मिलकर बेहद खुशी हो रही है, ऐसे ही इस वीडियो को देखने के बाद, इनके इस दिए हुए संदेश मैसेज के बाद आपको भी खुशी हो रही होगी कि वाकई एक ऐसे भी इंसान हैं जिनसे कोई भी किसी को छू ले तो वही अपना इनका हो जाता है। मैं भी इनका दोस्त हो गया, बहुत गहरा वाला। थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।